हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सौरभ। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर दिया गया था। फर्स्ट टर्म के जो एमसीक्यूज़ होने हैं, आपका टेस्ट होना है, उसके अकॉर्डिंगली ये चैप्टर आपका आएगा। तो इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन का दिन कब था? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं दैट विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। या फिर ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली डेमोक्रेटिक यानी कि जनता द्वारा गवर्नमेंट चुनी गई थी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी कि इसमें रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं था, काले और गोरे लोगों में। और साथ ही साथ इस दिन काफ़ी सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका की धरती पर इकट्ठे हुए थे। तो ये दिन था 10th में। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये एक सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी कि जनता द्वारा चुनी गई और काले गोरे लोगों में भेदभाव न करने वाली गवर्नमेंट का जश्न था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट होगा। थर्ड है, हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। तो कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो वो सही होगा। डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स का मीनिंग होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अब वो 2 उपराष्ट्रपति कौन कौन से थे? पहले थे, फर्स्ट थे थाओबी एम्बेकी और सेकंड थे मिस्टर डी क्लार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। तो जितनी भी अदर कंट्रीज़ थी उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि राजनीतिक संबंध क्यों तोड़ दिए थे, ये पूछा है। क्या वो एक गरीब कंट्री थी? क्या वाइट रूलर्स का राज था वहाँ पर? क्या अदर कंट्रीज़ रेशियल पॉलिसी अपनाते थे यानी कि काले गोरे लोगों में भेद करते थे? या फिर अपार्थाइड पॉलिसी थी कि यानी कि साउथ अफ्रीका वाले लोग अपार्थाइड पॉलिसी यानी कि काले गोरे लोगों में भेद करते थे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। साउथ अफ्रीका के लोग पहले अपार्थाइड पॉलिसी को फॉलो करते थे जिसकी वजह से काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में किस चीज़ के चेंज की वजह से इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए थे? तो ये थे अपार्थाइड की पॉलिसी जिसके ख़त्म होने के बाद साउथ अफ्रीका में अदर इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। सिक्स क्वेश्चन है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर डैश। तो ये नेल्सन मंडेला साहब की स्टेटमेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ही नेल्सन मंडेला साहब की आत्मकथा है, यानी कि उन्होंने खुद ही लिखा था। उसी में से एक पैराग्राफ वगैरह आपको उठाकर दे दिया गया चैप्टर में। तो इसमें क्या कहा गया है कि मैं उन सभी लोगों का जो इंटरनेशनल गेस्ट हमारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सभ्य लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेशन किया, हमारे लोगों के साथ आकर बैठे। और साथ ही साथ क्योंकि ये हमारे सभी की कॉमन जीत है, यानी कि हमारी मानवता की जीत है, तो मानवता के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया ह्यूमन डिग्निटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, ह्यूमन डिग्निटी। सॉरी, ह्यूमन डिग्निटी नहीं, पीस भी था इसमें, जस्टिस भी थी, क्योंकि इन्हें जस्टिस भी मिला था और पीस भी मिली थी, यानी कि शांति भी मिली थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो योर ऑप्शन बी इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। सेवंथ है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबर्टेड फ्रॉम। तो ये नेशन जो है, ये राष्ट्र जो है, देश जो है, वो किस चीज़ से फ्री होना चाहता था, लिबर्टेड होना चाहता था? क्या वो डेप्रिवेशन है, क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी है, या फिर ये सभी चीज़ें हैं? तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, यानी कि डेप्रिवेशन भी आता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आता है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी आती है, डेप्रिवेशन को हम हानि कह सकते हैं, हानि भी आती है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो लोगों में भेदभाव था उसे भी वो ख़त्म करना चाहते थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अटैच कर रहा हूँ, उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए हमारे, और उसके बाद आप इस चैनल को ज्वाइन करके इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ या फिर आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उन सभी की पीडीएफ जो है आपको उसी में अवेलेबल होंगी अब से। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमेनिसिपेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है, एक स्टेटमेंट दिया है दैट वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन, कि हमने अपना जो पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन है वो अचीव कर लिया, उसे प्राप्त कर लिया है। और इसमें जो वर्ड आया है एमेनिसिपेशन, उसका मीनिंग अब हमसे पूछा गया है। तो इसका मीनिंग होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस, जो भी पाबंदियाँ हमारे पर लगाई जा रही हैं उनसे हम आज़ादी पा रहे हैं। तो इन पर पहले पॉलिटिकली कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, उन सभी को इन्होंने अचीव कर लिया, यानी कि उनसे आज़ादी पा ली है। नेक्स्ट है, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकाज जेट्स वॉज अ डिस्प्ले ऑफ, और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मिलिट्रीज प्रिसिशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? स्पेक्टेकुलर एरे यानी कि वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के जेट थे उनका एक एरे बन रहा था, यानी कि एक अच्छी सी
कतार बना रहे थे वो शानदार सी, तो उसका जो डिस्प्ले था वो किस तरह किस चीज़ को शो कर रहा था? क्या वो मिलिट्री की लॉयल्टी को शो कर रहा था डेमोक्रेसी के प्रति, या फिर मिलिट्री की प्रिसीजन को? यानी कि प्रिसीजन से हम मीनिंग ले सकते हैं एक तरह से सेना की जो तैयारी होती है, यानी कि मिलिट्री फोर्स की जो तैयारी होती है। जैसे हमारे यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को तैयारी की जाती है मिलिट्री फोर्सेस की, उसी तरह से उस कंट्री में भी मिलिट्री की तैयारी की जा रही थी। तो उस तैयारी के लिए या फिर इन दोनों चीज़ों के लिए ये फेमस हुई है चीज़, यानी कि ये यूज़ हुआ वर्ड। तो इन दोनों के लिए यूज़ हुआ है। वहाँ पर मिलिट्री की लॉयल्टी को देखकर भी वो खुश थे और मिलिट्री की जो तैयारी थी उसको देखकर भी ये सारी चीज़ें पता लग रही थी। 10th है, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस? साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग बना था उसमें कौन कौन से कलर आ रहे थे? उसमें आ रहे थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दे हैव क्रिएटेड form the basis of one of the harshest most inhumane societies the world has ever known। ये नेल्सन मंडेला सर की एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर्स गोरे लोगों ने क्रिएट की थी उस वजह से जो वो मतलब इतने हार्शेस्ट थी, यानी कि इतनी बुरी थी, इतनी इनह्यूमन थी, यानी कि लोग उसे सहन नहीं कर सकते थे, और एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट कर दिया था जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते और पूरी पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। तो वो स्ट्रक्चर जो थी, नेल्सन मंडेला जी किस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे इसमें? तो वो स्ट्रक्चर थी रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, ऑपरेशन ऑफ वुमेन या पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक स्किन पीपल, यानी कि काले लोगों के प्रति पहले रंग भेदभाव की नीति चलती थी, यानी कि काले लोगों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी, तो उससे आज़ादी मिल गई थी अब इन्हें। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले ये स्ट्रक्चर चलती थी हमारे। 12th है, whom did मंडेला wanted to thank but couldn't? तो मंडेला साहब किसे थैंक करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जो अब जिंदा नहीं रहे, यानी कि इनके जो पहले के जो देश की आज़ादी में जिन्होंने सहायता की थी वो लोग जो अब जिंदा नहीं हैं उन्हें वो थैंक तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट एन इंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड? तो कौन कौन से अनइंटेंडेड यानी कि अनचाहे से इफेक्ट थे जो क्रिएट हुए उन डिकेड्स में? डिकेड्स होते हैं 10 साल की जो 10 साल की टाइमलाइन होती है उसको डिकेड्स बोला जाता है। तो उन दशकों में कौन कौन से ऑपरेशन क्रिएट हुए? ऑपरेशन का मीनिंग होता है, ऑपरेशन को आप एक तरह से कह सकते हैं उत्पीड़न, या कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है उसे ऑपरेशन बोलेंगे। और ब्रूटैलिटी कहलाते हैं निर्दयता यानी कि क्रूएलिटी। तो क्या क्या उन पर ऑपरेशन किए गए थे, क्या क्या उनके साथ ब्रूटैलिटी की गई थी, कौन कौन से अत्याचार उनके साथ किए गए थे और उसका क्या इफेक्ट हुआ? मेनली हमें पूछा कि इफेक्ट क्या हुआ, अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या हुआ। सो क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरेसिटी। तो उससे क्या एक ऐसा मैन क्रिएट हो गया, एक ऐसा बंदा क्रिएट हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा साहसी था, काफ़ी उसे आज़ादी की चाह थी और साथ ही साथ वो जनरेसिटी को यानी कि काफ़ी ज़्यादा उदार भी था। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें आंसर पता लग रहा है और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान क्रिएट हो गया था जो कि अब काफ़ी साहसी बन गया था। पहले तो वो डर डर के रहता था लेकिन अब साहसी बन गया, वो अपनी आज़ादी की चाह पर चल रहा है, वो काफ़ी दयालु भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? तो मंडेला साहब के अकॉर्डिंग नेशन की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो नेशन की सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा होते हैं वहाँ के लोग। आप यहाँ के लोग हैं इंडिया के, तो आप यहाँ के नागरिक होने के नाते यहाँ की सबसे ऊंची चीज़ है। 15th है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? तो मंडेला साहब ने साहस के बारे में क्या सीखा? कि क्या वो फियर का एब्सेंस होना है, इट इज़ द ट्रिम्प ओवर फियर, क्या वो फियर पर काबू पा लेना है, उस पर जीत पा लेना है, या फिर दोनों ही हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये होता है इट इज़ द ट्रिम्प ओवर फियर, यानी कि जब आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं, आप अपने डर पर जीत लेते हैं। जैसे आपने ऋतिक रोशन की ऐड भी देखी होगी बहुत बार कि डर के आगे जीत है, वो बाइक पर आते हैं माउंटेन ड्यू की ऐड में। तो वही ऐड हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, दैट इट इज़ द ट्रिम्प ओवर फियर, यानी कि ये डर के ऊपर काबू पा लेना ही मंडेला साहब के अकॉर्डिंगली करेजियस मैन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ? तो एक बंदे के अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं? क्या उसके ऑब्लिगेशन अपने पीपल के, अपने लोगों के प्रति होते हैं, या फिर अपने फैमिली के प्रति होते हैं, गॉड के प्रति होते हैं, या फिर बोथ एंड भी, यानी कि अपने फैमिली और लोगों के प्रति होते हैं? तो यहाँ पर हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग तो बताया गया है कि अपने लोगों के प्रति भी होते हैं, अपनी फैमिली के प्रति भी होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही सही हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड एंड ऑब्लिगेशन टू नेशन,
तब हम चूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन टू पीपल, क्योंकि एक इंसान के उसके लोगों के प्रति कर्तव्य रहते हैं, ऑब्लिगेशन टू पीपल। लेकिन अब हमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि उसके लोगों के प्रति भी कर्तव्य थे और उसके फैमिली के प्रति भी कर्तव्य थे। नेक्स्ट है वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, तो वहाँ पर 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे? तो इसका मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 2 नेशनल एंथम्स इसलिए गाए गए थे ताकि जो पहले के गोरे लोग हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा नेशनल एंथम हटा दिया गया है और नया नेशनल एंथम लगाया गया है, इसलिए दोनों गाए गए ताकि उन्हें भी ऐसा फील ना हो। और सेकंड चीज़ थी वो यूनिटी को बनाए रखना चाहते थे। तो इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों ही आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18th है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो मंडेला साहब के अकॉर्डिंगली नेचुरली दिल में क्या आता है? तो नेचुरली तो दिल में प्यार आता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, मंडेला साहब जब बच्चे थे तब उन्हें ऐसा लगता था कि वो आज़ाद हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें रियलाइजेशंस हुई। तो उन्हें क्या रियलाइजेशंस हुई थी इस बारे में, अपनी आज़ादी के बारे में? तो उन्हें रियलाइजेशन हुआ था कि मेरी आज़ादी तो सिर्फ एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है, मैं अभी तक इसी भ्रम में जी रहा था कि मैं आज़ाद हूँ। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ना ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रियलाइजेशन हो रही है, नहीं है। ना ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बच्चों के लिए आज़ादी होती है, और ना ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ फ्री पैदा हुए हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 20th क्वेश्चन है व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, तो मंडेला साहब की जो आज़ादी के लिए राह थी, भूख थी, वो कैसे बढ़ी? तो इसका ऑप्शन है द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड पीपल, हिज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड फैमिली, ही वाज बोर्न टू फाइट। तो ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे आ गए हैं, इसलिए हमारे बी और सी तो मिल नहीं रहा, तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए हैं। ही वॉज बोर्न टू फाइट, क्या वो फाइट करने के लिए पैदा हुए थे? तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा फाइट करने के लिए पैदा हुआ हो। कोई ऑफिस वर्क के लिए भी हो सकता है पैदा, या फिर कोई और काम करने के लिए भी, जैसे क्रिकेटर भी बन सकता है, कोई फुटबॉल प्लेयर भी बन सकता है। तो उस हिसाब से हर एक कोई फाइटर बने ये ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए बचता है। ए में क्या है? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। तो फ्रीडम के बारे में उनकी भूख इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्हें जैसे जैसे पता चलता गया कि आज़ादी मेरा सिर्फ इल्यूज़न था, और धीरे धीरे उन्हें समझ आता गया कि ये ऑलरेडी हमसे छीनी जा चुकी है, तब इन्हें समझ आ गया कि आज़ादी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये 1 से 20 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मिला लीजिएगा आपके कि सही है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम में आपको ये सारी PDF मिल जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो मंडेला साहब ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो मंडेला साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता। अफ्रीका के लोग हैं वो क्यों ज्वाइन करेंगे, तो नहीं ज्वाइन करेंगे। चौथा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है कि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना पार्टी ज्वाइन किए ही वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, कोई ना कोई पार्टी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेशनल अफ्रीकन पार्टी। तो क्या उन्होंने नेशनल अफ्रीकन पार्टी ज्वाइन की या नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस ज्वाइन की? तो उन्होंने ज्वाइन की थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़, तो एक ऐसा बंदा जो दूसरों की आज़ादी छीन ले, क्या वो वाइट पर्सन होता है, क्या वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, क्रिमिनल होता है, या रूड होता है? तो ज़रूरी नहीं है कि रूड बंदे ही दूसरों की आज़ादी छीने, क्योंकि आपको COD एक साथ समझाता हूँ, क्रिमिनल और रूड का। मान लीजिए एक पुलिस वाला है, पुलिस वाले को ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि इस बंदे को आपको पकड़ना है, चाहे उसकी गलती है या नहीं, तो पुलिस वाला कोर्ट के रूल को फॉलो करेगा और उस बंदे को पकड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पकड़ने वाला बंदा है जो दूसरे की आज़ादी छीने वो क्रिमिनल हो, वो पुलिस वाला भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो रूड हो, वो पैशन के लिए, यानी कि अपनी जॉब की वजह से अपना काम कर रहा है, उसे तो ऊपर से ऑर्डर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रूड हो बंदा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर COD एलिमिनेट हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो किसी के ऊपर पाबंदी लगा रहा है वो वाइट पीपल ही है, क्योंकि इसे भी आप पुलिस वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पुलिस वाला ज़रूरी नहीं है कि वाइट स्किन पीपल ही हो, ब्लैक स्किन पीपल भी हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बचता है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि एक ऐसा बंदा जिससे कि सभी नफरत करते हैं वही दूसरों की आज़ादी छीन सकता है। आप पहले ऐसे किया कीजिए कि दूसरे ऑप्शन जो एलिमिनेट होते हैं, जो बाहर निकल सकते हैं, उन्हें निकालिए। मेनली 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे 3 ही एलिमिनेट हो गए हैं। तो ऐसे ऑप्शंस जो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं उन्हें तो बाहर कीजिए पहले, फिर 2 ऑप्शंस जो बचते हैं, जो आपको लगते हैं कि इन दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचिए।
अब नेक्स्ट है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। तो मंडेला साहब के अकॉर्डिंगली कौन सा बंदा है जो फ्री नहीं है? क्या ओप्रेसर जो किसी पर अत्याचार कर रहा है वो फ्री नहीं है, या फिर ओप्रेस या जिस पर अत्याचार हो रहा है वो फ्री नहीं है, या फिर दोनों ही फ्री नहीं है? तो मंडेला साहब के अकॉर्डिंगली दोनों ही फ्री नहीं है। ना ही ये वाला बंदा जो कि अत्याचार कर रहा है वो फ्री नहीं है क्योंकि उसे ऊपर से उड़ रहे हैं इसलिए वो अत्याचार कर रहा है, ना ही ओप्रेस्ड बंदा फ्री है क्योंकि उस पर तो अत्याचार हो रहा है तो वो कैसे फ्री हो सकता है। तो यहाँ पर उनके हिसाब से दोनों ही बंदे, कष्ट सहने वाला और कष्ट देने वाला, दोनों ही फ्री नहीं होते, दोनों के हाथ बंधे होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो मंडेला साहब की जो भूख थी आज़ादी के लिए वो कैसे बढ़ती गई और उससे इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। सो टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, क्या उन्होंने एक डरावने यानी कि डर के रहने वाले बंदे को एक मतलब बोल्ड बना दिया था, करेजियस मैन बना दिया था। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्निटी टू अ क्रिमिनल, यहाँ पर फ्रॉम कर लीजिएगा। क्या वो एक लॉ का पालन करने वाले बंदे को एक क्रिमिनल बना लिया था? तो जी हाँ, ये भी बात सही है क्योंकि वो एक लॉ अबाइडिंग पर्सन था, वो सभी लॉज को मानने वाला बंदा था, लेकिन वाइट पीपल ने उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया था क्योंकि वो अपने देश की आज़ादी चाहते थे। या फिर टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, या फिर एक अपनी लाइफ से प्यार करने वाला बंदा जो कि अब इधर उधर आज़ादी के लिए भटक रहा है, ऐसा बंदा बना दिया था। तो ये तीनों पॉइंट ही आ रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो अत्याचार की जो गहराइयाँ हैं, डेप्थ है, वो क्या क्रिएट करती हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा हाइट्स ऑफ करेक्टर, यानी कि मतलब उससे किसी पर्सन के कैरेक्टर का पता चल जाता है कि वो कितना नीच है या कितना अच्छा हो सकता है, कितना उसका काइंड हार्ट हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई अत्याचार करने वाला बंदा है, वो सिर्फ किसी के कहने पर अत्याचार कर रहा है, अंदर से उसको भी दुख हो रहा है, तो वो पोलाइट हार्टेड मैन है, उसका कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन वो सिर्फ उसे ऑर्डर आए हैं कि हाँ भाई इसकी सुताई करनी है, आपने सुताई करो टिका के, और वो बंदा भी लग जाता है हाँ भाई सुताई करने के ऑर्डर हैं, आज तो और मज़ा आएगा, आज 4 की जगह 8 ठोक के आएंगे इसके। तो वो होते हैं हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि उनकी नीचता का पता लग जाता है उससे। तो उसी बारे में यहाँ पर गहराई का पता चल रहा है कि अत्याचार करने वाले के बारे में उसके कैरेक्टर से ही पता चल जाता है कि वो कितनी गहराइयों में है। नेक्स्ट है, बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट टू। ये मंडेला साहब की ही स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि मुझे धीरे धीरे समझ आया कि अकेला मैं ही नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, मेरे भाई बहन जो दूसरे हैं वो भी मेरी तरह फ्री नहीं है। तो इसमें चैप्टर में आई किसके लिए आया है, या फिर इन लाइंस में आई किसके लिए आया है, ये देखिए ये आई आया है, उसके अलावा ये भी आई आया है। तो ये किसके लिए यूज़ हुआ है? क्या वो मिबेकी के लिए, क्लार्क के लिए, जेनियानी के लिए, या फिर नेल्सन मंडेला के लिए? तो आत्मकथा है, ये ऑटोबायोग्राफी है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। तो ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या होता है, जो ऑथर होता है वो खुद की ही कहानी बताता है, और यहाँ पर किसकी कहानी चल रही है? नेल्सन मंडेला की। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीडम ऑफ द ऑथर वॉज, हु वॉज अ ब्लैक वॉज, एक ऐसा बंदा जो फ्रीडम ऑफ द ऑथर की फ्रीडम जो कि एक ब्लैक पर्सन है वो क्या की जा चुकी थी? तो वो कर्टेल्ड यानी कि उससे छीनी जा चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ना ही उसे स्वीकृत किया गया था, ना ही सपोर्ट किया जा रहा था, ना ही उसका विरोध किया जा रहा था, ये तो सिर्फ उनसे छीनी गई थी। नेक्स्ट है, द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर। तो ऑथर को क्या चाहिए था, उसे किस चीज़ के लिए हंगर हो रही थी? द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, या फ्रीडम ऑफ हिज नेबर्स। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया है, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं आ रहा है तो देखिए पीपल के अंदर सारे ही लोग आ जाते हैं, उसके पेरेंट्स भी, फ्रेंड्स भी और नेबर्स भी। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 29 है, द वर्ड कर्टेल्ड मीन्स। तो जो वर्ड है कर्टेल्ड उसका मीनिंग क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, छीना जाना उसका मतलब होता है। छीने जाने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में क्या हो सकता है। इंक्रीज्ड का मतलब होता है बढ़ाना, एनलार्ज का मतलब भी होता है बढ़ाना, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, या फिर रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। कम करने को ही हम छीनना कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ द पीपल ट्रांसफॉर्म्ड। तो जो लोगों की चाहत थी आज़ादी के लिए उसने लोगों को किस तरह से चेंज कर दिया था? क्या जानवर से इंसान बनाया था? क्या फ्राइटेंड लीडर से मिनिस्टर बना दिया था? क्या फ्राइटेंड यंग इनटू ए बोल्ड वन बना दिया था? या फिर एक बंदे को औरत बना दिया था? तो बंदे को औरत नहीं बनाया था भाई, ना ही किसी जानवर को, किसी गधे को इंसान बनाया था, ना ही किसी फ्राइटेंड लीडर को एक मिनिस्टर बनाया था। ये तो आज़ादी के बाद की बात है उनकी, जब वो इलेक्ट हुए थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बचता है, फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। यानी कि पहले वो डरा डरा सा रहने वाला बंदा था, लेकिन बाद में उसमें इतना साहस आ गया, इतना करेजियस हो गया वो कि वो बोल्ड बन गया इंसान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। तो नेल्सन मंडेला ने करेज का मीनिंग किस तरह से डिफाइन किया है, यहाँ पर हमें ये पूछा गया है। क्या वो फियर के ऊपर ट्रिम्फ है, ट्रिम्फ ओवर लव प्यार के ऊपर ट्रिम्फ है यानी कि काबू पाना, ट्रिम्फ ओवर सेल्फिशनेस के ऊपर ट्रिम्फ पाना है, या ट्रिम्फ ओवर पॉवर्टी गरीबी के ऊपर अपनी जीत पाना है। तो करेज का मीनिंग यहाँ पर ये है ट्रिम्फ ओवर फियर, यानी कि जब आप अपने डर पर काबू पा लें तभी आपकी जीत होती है, तभी आप करेज हो सकते हैं, साहसी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। तो सेरेमनीज हुई थी एम्फी थिएटर में। कौन सा एम्फी थिएटर था? सैंडस्टोन का एम्फी थिएटर था, ये आपको ध्यान रखना है। सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई थी। एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर होता है खुला सा ग्राउंड जिसकी छत नहीं होती है, जैसे आपने क्रिकेट ग्राउंड देखे होंगे, वो भी एक तरह का एम्फी थिएटर होता है। नेक्स्ट है विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ऐसी कौन सी फ्लेम है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। एक्सटिंग्विश्ड का मीनिंग होता है समाप्त करना। तो ऐसी कौन सी फ्लेम है, ऐसी कौन सी आग है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकती? क्या वो किसी का प्यार है, क्या किसी का नेचुरल वे है, क्या किसी की गुडनेस है? इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है किसी का प्यार कभी किसी के लिए ख़त्म नहीं हो सकता है भाई। किसी का नेचुरल वे भी बदल सकता है, पर किसी के प्रति अच्छाई जो है वो छुपाई जा सकती है लेकिन ख़त्म नहीं की जा सकती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हु वॉज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबर्टेड फ्रॉम। तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि नेशन फ्री होना चाहता है, लिबर्ट होना चाहता है? तो क्या वो पॉवर्टी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, डेप्रीवेशन है, या फिर सारी चीज़ें ही हैं? देखिए वो गरीबी से तो आज़ादी चाहते थे, तो ये भी सही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था वो भी उससे आज़ादी चाहते थे। डेप्रीवेशन से यानी कि अपनी जो लॉस हो रहा है उससे भी आज़ादी चाहते थे। तो एक तरह से वो सभी चीज़ों से आज़ादी चाहते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और इसमें हमें पूछा है रेजिलेंस का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं कि मैंने देखा है लोगों को, वो अटैक को सहते हैं, टॉर्चर को सहते हैं, बिना टूटे हुए हमेशा लड़ते रहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और एक ऐसी रेजिलेंस दिखाते हैं जिससे कि हम उनकी इमेजिनेशन को दिखाता है। तो रेजिलेंस का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, यानी कि आप पर कितना भी अत्याचार हो रहा हो, आपके साथ कितना भी भेदभाव हो रहा हो, फिर भी आप डट कर उसका सामना करें, उसी को बोलते हैं हम रेजिलेंस। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जब आप डट कर अपने एग्ज़ाम्स का सामना करेंगे और उस पर जीत पाएंगे, यानी कि 40 आउट ऑफ 40 लाएंगे या फिर 35 आउट ऑफ 40 ले आएंगे जिससे कि आपको संतुष्टि मिले, वही आपकी जीत है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है द मैन हु शो स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अ क्राइम इज कॉल्ड। एक ऐसा बंदा जो क्राइम के प्रति खड़ा रहता है, यानी कि क्राइम होते हुए उसका विरोध करता है। तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? ऐसे बंदे को कहते हैं साहसी बंदा, इनोसेंट मैन, सेंसिटिव मैन, या फिर कोवार्ड यानी कि कायर बंदा। तो कोवार्ड तो नहीं कहते, कोवार्ड तो पहले डर के भाग जाएगा, सेंसिटिव सामने नहीं आएगा, इनोसेंट होगा वो डर के रहेगा, लेकिन ब्रेव पर्सन है वो क्या करेगा? उसका डटकर सामना करेगा, उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ बीन ओवरटर्न्ड। तो एक ऐसा सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था पहले, रेशियल डोमिनेशन का, यानी कि रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था काले और गोरे लोगों में, उसे किसके साथ उसे कब बदला गया? क्या वो लास्ट डिकेड था 20वीं सेंचुरी का? अब 20वीं सेंचुरी जानिए कौन सी एज है जो आपकी 1900 से लेकर और 1999 का समय है, उसे आप कह सकते हैं 20वीं सेंचुरी। यानी कि जब 2000 आपका लागू हो जाएगा तब आपकी 21वीं सदी 21st सेंचुरी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जब लास्ट डिकेड चल रहा था 20वीं सेंचुरी का, तब इसे ओवरटर्न किया गया, यानी कि तब इसे बदला गया था। 38 क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम दैट। तो पहले रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो सिस्टम आया वो कौन सा था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। यानी कि जब नया सिस्टम आया था उसमें ये चीज़ ध्यान रखी गई थी कि सभी के अधिकार समान हो, सभी के अधिकारों को छीना ना जाए और सभी को समान रूप से आज़ादी दी जाए। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एम्फी थिएटर हेयर मीन्स। तो एम्फी थिएटर का क्या मीनिंग होता है? खुला मैदान होता है जिसकी छत नहीं होती, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द वर्ड पैच्ड अप मीन्स। तो पैच्ड अप का मीनिंग क्या होगा? पैचअप से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे जितना मैं जानता हूँ आपको। तो पैचअप और ब्रेकअप आपने दो वर्ड सुने होंगे।
तो पैचअप का मीनिंग होता है किसी चीज़ को, मतलब हम कह सकते हैं पैचअप को कि किसी चीज़ को सॉल्व कर लेना ही, किसी इशू को सॉल्व करना है उसको पैचअप कर लेना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉल्व्ड हमारा आंसर होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर एमसीक्यू जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, नेल्सन मंडेला वाला। इस चैप्टर की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, वो चेक कर लेना। इसी के साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रहा हूँ ताकि आपको सारे के सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू वाली एक्सप्लेनेशन एक साथ देखने को मिल जाए, एक ही प्लेलिस्ट में, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े कहीं। तो उसका भी लिंक मैंने क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट नाम से एक लिंक दिया है, वो लिंक चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसके एमसीक्यूज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।